नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बटवाड़ी के पास हाईवे का करीब 150 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। सड़क इतनी बुरी धंस चुकी है कि धराली का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि जो राहत और सुरक्षा बल वहां भेजे जा रहे थे वो अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन अब ऑप्शनल वे तलाशने में जुट गया है, यानी वैकल्पिक रास्तों से संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौसम की चुनौती अब भी लगातार बनी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे पर बड़ा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ है। भटवाड़ी के पास हाईवे का करीब 150 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। सड़क के धंसने से धराली का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। स्थिति इतनी गंभीर है कि राहत और सुरक्षा बल जो मौके पर भेजे जा रहे थे वो भी रास्ते में फंस गए हैं। प्रशासन वैकल्पिक रास्तों की खोज में जुट गया है और किस तरीके से संपर्क साधा जाए इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जिन सुरक्षा बलों को इनकी सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा था, इन पैमानों पर ध्यान रखने के लिए भेजा जा रहा था, वो भी अब इस पूरे हादसे में या इस पूरे मलबे में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो पटना के फुलवारी शरीफ में हुई मुठभेड़ के मामले में एसएसपी कार्तिकेश शर्मा ने जानकारी दी है। दरअसल रोशन शर्मा जो एक वांछित अपराधी है यानी वांटेड है और उस पर दर्जनों आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उसे पूछताछ के लिए जहानाबाद से फुलवारी शरीफ लाया गया था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और मिनी गन फैक्ट्री की जानकारी दी। इस बीच उसने एक कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश भी की और पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास भी किया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिससे उसके पैर में गोली लगी और घायल अपराधी जिसका नाम रोशन है उसको प्राथमिक उपचार के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में इनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पे भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी। तो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने ऑटो लिफ्टर पुष्पेंद्र कुमार और कबाड़ी शेरपाल उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर चोरी का सामान रखने और बेचने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 2 स्कूटी और 8 शटरिंग लोहे की प्लेटें बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी निर्माण स्थलों को निशाना बनाते थे और चुराए गए सामान को शेरपाल को बेच देते थे। दोनों के खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने हरिद्वार जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करने और जलस्तर की लगातार निगरानी करने के लिए कहा गया है। साथ ही ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। फिलहाल हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है।
के ब्यूरो हेड ब्यूरो चीफ हमारे साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रहा है उसके चलते नदी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। क्या कुछ प्रिकॉशन लिया गया है, क्या कुछ गाइडलाइन है, कैसे इस स्थिति को, इस परिस्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है? अजय जी। देखिए, उत्तराखंड में इस समय जो प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति का प्रकोप है, वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है, उसी के तहत ही उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं काम कर रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से किसी भी सूचना को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के जो कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहां पर जो स्कूल हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के, वहां पर छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर यात्रा के लिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जब बारिश रुक जाए तभी वो यात्रा करें। बारिश जब हो रही हो तो उस दौरान यात्रा ना करें, क्योंकि उस दौरान लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो बरसाती नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है, जो और नदियां हैं उनका भी जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के सभी लोगों को सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। और संबंधित जितने भी विभाग हैं, आपदा राहत और बचाव कार्यों से जुटे हुए जो विभाग हैं, वो सभी विभाग इस दिशा में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मौसम इस समय ठीक नहीं है। उत्तराखंड में इस समय माहौल अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मानसून सीजन के दौरान इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रही हैं और कई बार विपरीत घटनाएं हो रही हैं, हादसे बढ़ रहे हैं। और इन हादसों से कैसे बचा जाए ये खुद पर निर्भर करेगा। प्रशासनिक लोग जो हैं, प्रशासन से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि जब बारिश हो तो बारिश के समय वो पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करें। और खास तौर पर जो मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे लोग रहते हैं, बरसाती नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो दूरी बना करके रखें, संयम रखें। और जैसे प्रशासन की ओर से उनको निवेदन किया जा रहा है, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी के तहत वो काम करें। चूंकि ये बैराज पर गंगा चेतावनी का जलस्तर, मतलब चेतावनी का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, ऐसे में अभी हमने कल का दृश्य देखा, वो कितना भयावह होता जा रहा है। चूंकि अजय जी, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन, ये तीनों कई बार इतनी चुनौती खड़ा कर देते हैं कि इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार किस हद तक जा रही है या किस प्रकार का प्रिकॉशन ले रही है? चूंकि अगर यही दृश्य होते रहे और इसी तरीके का दृश्य सामने आता रहा, फिर तो उत्तराखंड वालों के लिए या फिर राज्यवासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है आने वाले मानसून में। जी हाँ, देखिए, मानसून सीजन हमेशा उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। और मानसून ही क्या कहें कि जब भी बारिश का दौर होता है और भारी बारिश होती है तो वो समय उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों तक हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। और खास तौर पर जो मानसून सीजन के दौरान जो तमाम तैयारियां पहले से की जाती हैं और बहुत सारे जगह जो चिन्हित रहते हैं वहां पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उन सारी चीजों को लेकर के सभी लोग अलर्ट मोड पर रहते हैं। जिस तरह से गंगा बैराज की बात हम कर रहे हैं, वहां पर इस समय देखिए जल स्तर अब खतरे के निशान तक पहुंच गया है। और अगर उससे ज्यादा अगर जल स्तर बढ़ेगा तो जाहिर है कि आने वाले समय में यहाँ पर स्थिति और दुभर हो सकती है। तो उसको कैसे आगे जल स्तर को कम करने का प्रयास किया जाए, कैसे यहाँ से जल छोड़ा जाए गंगा का, ताकि वो अन्य इलाकों की ओर बढ़े। और लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि अन्य इलाकों की ओर अगर गंगा का जल छोड़ा जा रहा है, बैराज से पानी ज्यादा छोड़ा जाएगा, तो अन्य इलाकों में भी कहीं जो मैदानी क्षेत्र आएंगे और खास तौर पर अब उत्तर प्रदेश की जो सीमा से सटे हुए जो क्षेत्र होंगे, बाकी के जो अन्य इलाके होंगे, वहां पर क्या हालात होंगे, इन सारे चीजों का आकलन भी करना होगा।
और उसके बाद ही यहाँ पर जल छोड़ने की प्रक्रिया देखी जाएगी। तो इस समय स्थिति ये है कि अब खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है, और अगर इसी तरह से जल स्तर बढ़ता रहा तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में हरिद्वार के कई क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो मंथन कर रहे हैं, और इस तरह की कई बार घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अगर तेजी के साथ जल छोड़ा जाएगा तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। तो जो गंगा के बैराज का जो देखभाल है वो इस समय उत्तर प्रदेश के जिम्मे में है, तो पूरा समन्वय बना करके ही काम किया जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो समझौता हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ चीजें उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारी में आती हैं और बाकी कुछ चीजें उत्तराखंड के हिस्से में है। तो ऐसे में दोनों प्रदेशों की ओर से दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच में आपस में तालमेल बना करके ही वो लोग काम करेंगे, ताकि किसी के साथ कोई नुकसान जैसी स्थिति देखने को ना मिले। तो अभी अजय जी मेरा एक सवाल था, सवाल ये कि एक तो जो वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं अभी भी, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है, या फिर जो निकल चुके हैं घर से, जो बीच में फंस चुके हैं, उनके लिए सरकार का क्या प्रयत्न है? और दूसरा सवाल ये कि क्या ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, वो भी बीते दिन से, तो जो भयावह और विभत्स हम दृश्य देख रहे हैं वो तो मतलब इस शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। एक सवाल ये कि क्या ये राज्य का, उत्तराखंड राज्य का ये मुकद्दर है जो हर साल जब भी मानसून आएगा तब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्यों समय से पहले इसको नहीं चेता जाता, या फिर मुकद्दर है ये उत्तराखंड का, होना ही होना ये? देखिए, ये वाकई में काफी वाजिब सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और जब लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं उसके बाद हाहाकार मचता है, तमाम तरह से चिंतन और मंथन किया जाता है। उसके बाद किसी अन्य क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और मानसून सीजन में आपदा के लिए हम तैयार हैं। हम कहते हैं कि आपदा के लिए हमारी पूरी तैयारी है, राहत और बचाव कार्य करेंगे, रिस्पांस टाइम को कम करेंगे, जो टीम है राहत और बचाव की वो मौके पर पहुंचेगी। लेकिन कुछ ऐसे चीजों पर भी मंथन करने की जरूरत है कि उस क्षेत्र में आपदा न आए, उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपदा अगर आएगी तो उससे बचाव तो करना जरूरी है, बचाव होगा भी, लेकिन जो ऐसे नदी नाले के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जो जहां पर भूस्खलन की स्थिति होती है उसके आसपास लोग बसे हुए हैं, जहां पर बादल फटता है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं, तो जाहिर है कि जो उसका जो ऐसा इलाका है, उन इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं, जैसे अभी उत्तरकाशी में जो घटना हुई है, तो क्या उनके आसपास जो बसावट हो रही है, होटल खोले जा रहे हैं, बाकी के अन्य जो कई मंजिला इमारत बनाई जा रही है, तो उन सारे चीजों को जब निर्माण कार्य किए जाए तो वो सोच समझ करके किए जाए, पूरे उसका ऐसा निर्णय लिया जाए, ऐसा मंथन किया जाए कि भविष्य में अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती भी हैं तो उसमें इतनी बड़ी नुकसान और इतनी बड़ी आपदा जैसी स्थिति झेलने को न मिले, इस तरह का प्रयास जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। लेकिन अक्सर इस तरह की स्थितियों को अनदेखा कर दिया जाता है, और जिनकी ड्यूटी होती है, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो इस पर अमल नहीं करते हैं, और बाद में जब ये बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो हर तरफ हाहाकार मचता है, और कई लोगों को इसमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी कि देखिए, कल की जो घटना हुई है, अब क्या आंकड़ा निकल करके सामने आता है ये भी एक विषय बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी चिंता में डूबे हुए हैं, उनके परिजन अभी मिल नहीं रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के आंसू बह रहे हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करें, तो और तमाम जो अधिकारी लोग हैं, तमाम जो लोग हैं इस कार्य में जुटे हुए हैं कि राहत और बचाव कार्य करें, कैसे वो मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालें। तो ऐसे सारी चीजों पर हम काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास मशीनें हैं, सब कुछ है, हम लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, लेकिन ऐसे जगह पर इस तरह की घटनाएं न हो और इतनी बड़ी घटनाएं न हो, उस
पर कैसे रोक लगाएं, इस पर भी विस्तार से चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और खास तौर पर जैसे कि आपने कहा कि मानसून सीजन के दौरान ये उत्तराखंड के लिए हमेशा क्या रहेगा, इसी तरह का भाव रहेगा कि हर बार जब मानसून सीजन होगा तो कई सैकड़ों लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लाखों का जो माल का नुकसान होगा, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें न हो, इसको लेकर के भी बड़े स्तर पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है, ताकि मानसून सीजन अच्छे से निपट जाए। इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना, बड़ी घटना न हो, इसको लेकर के क्या प्रयास किए जाएं, कैसे बचा जाए। हालांकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर दुर्घटनाएं घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं न हो जिसमें पूरे देश के निगाह रहे, पूरे देश के लोग डर और दहशत में आ जाएं। क्योंकि पूरे भारत के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आते हैं, कितने पर्यटक यहाँ फंसे हुए हैं, कितने तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, अभी इनके बारे में कोई डिटेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बैराज पर गंगा चेतावनी का जलस्तर बढ़ चुका है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि हमने कई बार जिक्र किया है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां जल, जंगल और जमीन तीनों इतनी चैलेंजिंग है सरकार के लिए कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम गर्मी के समय में हम देखते हैं वनाग्नि की तमाम घटनाएं होती हैं, जिसके बाद लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। फिर हमने ठंड के मौसम में भी देखा है किस तरीके से वहां पर टेम्परेचर गिरता चला जाता है और लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कुछ इससे ज्यादा, मतलब दोनों मौसम से ज्यादा जो सबसे भयावह दृश्य देखने को मिलता है वो है मानसून के समय में, जो इस वक्त हमें बीते दिनों से देखने को मिल रहा है उत्तराखंड राज्य में। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसका मुकद्दर ही इतना चैलेंजिंग प्रकृति ने बना दिया है, इस पूरे वातावरण ने बना दिया है कि उत्तराखंड ऐसे चैलेंजेस से भिड़ना और इसके बाद इस तरीके के दृश्य देखना एक तरीके से मुकद्दर बनता जा रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार इस मुकद्दर को बदलने में, मुकद्दर का सिकंदर बनने में पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन तस्वीर जो आ रही है वो बेहद चिंताजनक है और बेहद चैलेंजिंग है फिलहाल सरकार के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले के माड़गांव तालुका के इंदापुर स्थित कोशेन गांव में तेंदुए के खुलेआम घूमने से हड़कंप मच गया है। यह घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कुछ ग्रामीणों ने एक तेंदुए को गांव के अंदर घूमते हुए देखा, जो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में गांव के अंदर दाखिल हुआ था। पहले तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कैमरा फुटेज सामने आया तो पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। खासकर महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय वन अधिकारी मौके पर मुआयना करने के लिए गांव पहुंचे और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वन्य जीवों का इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ना अब सामान्य होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में घटते भोजन और पानी की उपलब्धता के कारण जंगली जानवर अब मानव बस्तियों का रुख करने लगे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी बनाए हुए है और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। तो अकोला जिले के मूर्तिजापुर तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भू अभिलेख कार्यालय के उप अधीक्षक विवेक विहार पर कुप्रबंधन और मनमानी आदेश जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। माना गांव के निवासी उद्धव कोंकड़े ने बताया कि उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की थी, लेकिन फिर भी कार्यालय की ओर से उनकी अपील खारिज कर दी गई। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब शिकायतकर्ता ने 15 अगस्त से भूख हड़ताल और आत्मदाह करने की चेतावनी दी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अकोला अधीक्षक भूमि अभिलेख और उप संचालक अमरावती के निर्देशों का पालन किया जाए और भूमि अभिलेखों में वास्तविक कब्जे की एंट्री की जाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पुरानी गलतियों को न सुधारे जाने और न्याय न मिलने के कारण वो अब आंदोलन करने पर मजबूर हैं। 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर आत्मदाह की चेतावनी से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
महाराष्ट्र के जालना जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भक्तेश्वर नगर इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम करण किशन लांगड़े बताया जा रहा है, जिसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन और एक पीली धातु की पिस्तौल बरामद हुई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नोपारी और निरीक्षक पंकज यादव के मार्गदर्शन में की गई। आरोपी के खिलाफ तालुका जालना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि अवैध हथियार कहां से लाए गए और इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के परभणी जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों और राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर के बीच विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। दरअसल जिंतूर तहसील के मौजेबोरी में हुए लाभार्थी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर ने ग्राम पंचायत अधिकारी विनायक मुंडे को सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक भाषा में धमकी दे दी। इस घटना से पूरे ग्राम पंचायत अधिकारी वर्ग में भारी नाराजगी है। महाराष्ट्र राज्य पंचायत अधिकारी संघ ने इस व्यवहार के विरोध में 4 अगस्त से जिले भर में अनिश्चितकालीन काम रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही संघ ने मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने की अपील भी की है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो 7 अगस्त को जिला कलेक्टर कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाला जाएगा। अधिकारी वर्ग का कहना है कि यह घटना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि इससे इनके मनोबल पर भी गहरा असर पड़ा है। तो नांदेड़ में आज एसटी की शिवाई इलेक्ट्रिक बस को लेकर एक अनोखा विवाद देखने को मिला। दरअसल दिव्यांग यात्रियों के लिए रियायत न मिलने से नाराज एक दिव्यांग ने यवतमाल आगार की बस को करीब 1.5 घंटे तक रोक कर रखा। दरअसल शिवाई बस में दिव्यांगों के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन टिकट मशीन में उनके लिए रियायती टिकट का कोई विकल्प ही नहीं है। जब नांदेड़ में एक दिव्यांग यात्री ने बस में चढ़कर रियायत मांगी तो कंडक्टर ने कहा कि टिकट पूरी राशि में देना होगा। इस पूरे मामले पर यात्री ने विरोध करते हुए बस को रोक दिया और उसका यह कहना था कि अगर सीट आरक्षित है तो फिर रियायत मिलनी चाहिए। मौके पर डिपो प्रबंधक पहुंचे और यात्रियों को समझाया। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी के कारण फिलहाल मशीन में रियायत विकल्प नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। इसके बाद दिव्यांग यात्री बस से उतरे और बस अपनी अगली यात्रा शुरू की। तो दिल्ली में ऑटो चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिमी जिला पुलिस ने गश्त के दौरान 8 ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। ऑटो जो चुराया करते थे उनको, और जिनके नाम अंकित, हरप्रीत, नरेंद्र और तमाम ये लोग हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 स्कूटी और 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके पूरे नेटवर्क को का पता करने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए जुट गई। तो देश दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।